नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने चैप्टर 8 लिया हुआ है हमने। ये जल संसाधन एवं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वाटर रिसोर्स और इरिगेशन एंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ये चैप्टर है और आपकी पीसीएस, यूपीपीसीएस, आपका यूपीएसआई, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में और आपका यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो आपको वीडियो को बदलते पैटर्न के अनुसार ये वीडियो आपको डीप में, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। बदलते पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि वन लाइनर नहीं पूछे जाते, अब उसको घुमा फिर के पूछा जाता है। तो इसी को देखते हुए हमने ये आपके लिए थ्योरी बेस्ड क्लासेस चला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य परिचय देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन। जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, जिसके अंतर्गत महासागर, झील, महासागर, झील, झील, नदियां, ग्लेशियर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यह मनुष्यों और जीव जंतुओं पादपों की जीवन उपयोगी एवं मूलभूत आवश्यकताओं का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन और बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा है। भारत में उपलब्ध और उपयोग उपयोग योग्य जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष घन मीटर में 1991 से 2050 तक, 1991 में जनसंख्या आपकी मिलियन में है, ये 550 मिलियन थी। उपलब्ध जल आपका 2830 था। और उपयोग योग्य जल आपका 1290 था। 2001 में आपका जनसंख्या आपकी 1030 मिलियन थी और यहाँ पे उपलब्ध जल आपका 2316। और उपयोग आ, उपयोग योग्य जल आपका 1055 था। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 1210, जनसंख्या 1210 थी। और यहाँ पे उपलब्ध जल की बात करें तो 1900 आपकी 70 रह गई। और यहाँ पे उपयोग योग्य जल आपका 910 का। और 2025 में की बात करें हम यहाँ पे तो आपका जनसंख्या मिलियन में जो है आपकी 2025 में 1350 से 1400 के अनुमानित है, आपकी मिलियन में है ये। यहाँ पे उपलब्ध जल 1700 है और उपयोग योग्य जल आपका 780 है। 2050 में 1650 अनुमानित जनसंख्या रहेगी आपकी मिलियन में। और यहाँ पे उपलब्ध जल जो रहेगा 1450 रहेगा और यहाँ पे उपयोग योग्य जल रहेगा 680। वैश्विक ताजे पानी में भारत का कुल 4% हिस्सा है, जबकि यहाँ विश्व के लगभग 17% आबादी रहती है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2001 और 2011 में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्ध क्रमशः 1816 क्यूबिक मीटर्स और 1545 क्यूबिक मीटर घन मीटर थी, जो वर्ष 2021 और 2025 में घटकर क्रमशः 1486 मीटर और 1340 घन मीटर तक रह जाएगी। जल संसाधनों का जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग और अधिकतम विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दो प्रमुख स्रोत हैं, धरातली जल और भूमिगत जल। धरातली जल क्या होते हैं आपके? धरातली जल संसाधन, सरफेस वाटर रिसोर्स। धरातली जल के प्रमुख स्रोत नदियां, झील, जलाशय इत्यादि हैं। नदियां, मैदानी नदियां सिंचाई पेयजल के लिए विशेष रूप से उपयोगी प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार
देश का लगभग 50% ज़्यादा संचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय पठार के प्रवाहित होने वाली नदियां विशेषकर जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। इन नदियों पर विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है। देखिए कौन कौन सी परियोजना है आपकी। भूमिगत जल संसाधन, आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्स। भूमिगत जल से अभिप्राय है वह पानी जो चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिसोर्स धरातल की निचली सतहों में भंडारित रहता है। जिन चट्टानों में यह जल संग्रहित रहता है उन्हें जलीय चट्टान परत कहते हैं। देश के विभिन्न भूभागों में मौसम, जल व विकास समान रूप से नहीं होता। नोट: विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आपके भारत में है। कहाँ है? भारत में है। भौम जल के विभिन्न विभिन्न कार्यों में यदि दोहन से भी उसमें कभी क्या लिखा है? कमी आई है। भूमिगत जल संसाधन अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें जलवायवीय दशाएं, उच्चावच और भूगर्भिक संरचना और जलीय दशाएं सम्मिलित हैं। इन विशेषताओं के आधार पर भारत को मुख्यतः 8 भूमिगत जल संसाधनों में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश, यह देश के आधे से अधिक भूभाग पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का क्षेत्र और बुंदेली, राजस्थान इत्यादि सम्मिलित है। यहाँ जल संसाधन की कमी है। तेलंगाना मतलब जल संसाधन की कमी कहाँ है? तेलंगाना में जल नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आपका दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में भी नहीं है ना। यहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे चीन है आपका, ये नेपाल है आपका। अरे यहाँ ये वाला भाग जो लगता है आपका, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लगता है। और ये भूटान है, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में 4096.7 की किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ में 1743 की सीमा लगती है। और ये आपके नेपाल के साथ में 1751 ऐसी समथिंग लगती है। और यहाँ पे चीन के साथ में सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। उसके बाद में सबसे कम आपके अफगानिस्तान से के साथ में मात्र 102 किलोमीटर की सीमा। ये आपकी श्रीलंका है, यहाँ लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका। और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये नीचे आपका हिंद महासागर पूछा जाता है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? आपको बताना होगा, हिंद महासागर पूछा जाएगा। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के उत्तर में कौन सा सागर है? तो अरब सागर, ये अरब सागर है। प्री कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन। प्री कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन क्या होता है आपका? यह कुडप्पा और विंध्यन बेसिनों पर विस्तृत है। यहाँ भी भूमिगत जल संसाधन की कमी है। कहाँ पे? विंध्यन श्रेणी। गोंडवाना अवसादी बेसिन, इसमें बरार, दामोदर, स्वर्ण रेखा तथा गोदावरी बेसिन सम्मिलित हैं। यह पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं। दक्कन ट्रिप आपका प्रदेश, यह अवैध बेसाल्ट चट्टानों की उपस्थिति के कारण भूमिगत जल की कमी है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं। दक्कन ट्रिप में पूछा जाएगा कौन कौन से राज्य आते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक आपका। सेनोजोइक अवसादी बेसिन क्या होता है? इसके अंतर्गत तटवर्ती सेनोजोइक में तटवर्ती आंध्र प्रदेश आपका, तमिलनाडु, केरल, गुजरात सम्मिलित हैं आपके ये सेनोजोइक अवसादी बेसिन में। और
ग्लेशियरी शैलों की उपस्थिति के कारण पर्याप्त भूमिगत जल पाए जाते हैं। सेनोजोइक भ्रंश बेसिन में नर्मदा सेनोजोइक में भ्रंश में आपकी नर्मदा, ताप्ती और पूर्णा पूर्णा नदी के भ्रंश बेसिनों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यह देश का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल इत्यादि सम्मिलित हैं। यहाँ देश के लगभग 44% भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है। कौन से? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। यहाँ हिमालय क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में भूमिगत जल संसाधन की कमी है, मतलब हिमालय भूमिगत जल कम है हिमालय में, है ना। इसके अंतर्गत हिमालय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों को जोड़ा जाता है। हिमालय क्षेत्रों में जल संसाधन का उपयोग सिंचाई, पेयजल, परिवहन और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उद्योग, घरेलू उपयोग इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। आपकी सिंचाई एरीगेशन सिंचाई क्या होती है? आपका एरीगेशन क्या होता है? खेतों में फसल को कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। भारत की कृषि का ज़्यादातर हिस्सा मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। यही कारण है कि जब मानसून ठीक रहता है तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, जबकि मानसून के खराब होने पर फसलें या तो नष्ट हो जाती हैं या उनका उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाता। भारत की उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वर्षा की असमानता एवं अनिश्चितता, वर्षा जल का तेजी से बहकर सागरों में चले जाना, जल का तीव्र वाष्पीकरण, फसलों का बहुलता और विशिष्टता, मिट्टी की प्रकृति आदि कारणों से सिंचाई की जाती है। भारत में सिंचाई की योजना क्या है आपकी? भारत में सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है। बृहद सिंचाई आपकी, इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या इससे अधिक कृषि संचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। मध्यम सिंचाई योजना क्या होती है आपकी? इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई भूमि से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। लघु सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य संचित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें कुआं, निजी और सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को सम्मिलित किया जाता है। लघु सिंचाई योजना के माध्यम से ही भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। पूछा जाता है कि भारत में किस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। लघु सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई योजना शुरू की। कब की? 2006 में, जो 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दी गई, जो कि 2013-14 तक जारी रही। 1 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन के अंतर्गत खेत जल प्रबंधन ऑन फार्मर वाटर मैनेजमेंट नाम के क्रियान्वित की गई। 1 अप्रैल 2015 से लघु सिंचाई के घटक खेत जल प्रबंधन को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिला दिया गया। सिंचाई के साधन, सोर्स ऑफ एरीगेशन, लघु सिंचित क्षेत्रफल के लगभग आधे से अधिक भाग पर सिंचाई छोटे साधनों जैसे कुएं, नलकूप, तालाब, झीलों, जलाशयों आदि की सहायता से की जाती है, जबकि शेष भाग की सिंचाई नहर जल बड़े साधनों के माध्यम से की जाती है। सिंचाई में सहायक विभिन्न साधनों का अनुपातिक योगदान 2015 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित
तालिका में उल्लिखित है। सिंचाई के साधन और कुल संचित क्षेत्र। कुल कुएं और नलकूप द्वारा पूछा जाता है, कुएं और नलकूप के द्वारा कितनी सिंचाई संचित की जाती है, तो 61.58। सबसे ज्यादा कुएं नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा 24.54 और तालाबों तालाबों के द्वारा 2.97। पॉइंट के बाद में एक एक करके संख्या बोली जाती है, 97। और अन्य से के द्वारा 10.91 के प्रतिशत सिंचाई की जाती है। कुओं और नलकूप संचित वेल एंड टैब टैब वेल एरिगेशन। देश की कुल संचित भूमि के 61.58% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। वर्तमान में ये भारत की सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है। गुजरात महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश में ये सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। इसके अलावा हरियाणा बिहार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्यों में भी कुओं नलकूपों की सहायता से सिंचाई की जाती है। नलकूप की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसका सर्वाधिक विस्तार सरयू पार के मैदानों में है। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। आपका कुआं और नलकूप सिंचाई के लाभ। निर्धन कृषकों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम और सस्ता साधन है। कुआं और नलकूप सिंचाई से मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता। आवश्यकता अनुसार जल के उपयोग के कारण ही नहरों की अपेक्षा इसमें जल की बर्बादी कम होती है। सोनी प्रोजेक्ट आपका 17 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बोटाड जिले में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के चरण 1 लिंक सेकंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें सोनी योजना के चरण सेकंड लिंक सेकंड की आधारशिला भी रखी। यह लिंक फर्स्ट होना चाहिए। इस योजना की संकल्पना नर्मदा नदी के बाढ़ के पानी से सौराष्ट्र क्षेत्र के 10 लाख एकड़ भूमि को लाभान्वित करने के लिए की गई। इसके तहत सौराष्ट्र के 150 बांधों को जोड़ा जाएगा एवं इस क्षेत्र को सूखे की समस्या से निजात मिलेगी। कुआं और नलकूप सिंचाई की समस्याएं। कुआं और नलकूप सिंचाई के द्वारा केवल सीमित क्षेत्रों की ही सिंचाई की जाती है। इसके द्वारा सिंचाई के लिए अधिक जल निकालने के कारण गर्मी के मौसम में भूमिगत जल का स्तर अधिक नीचे चला जाता है, जिसके कारण पेयजल की उपलब्धता में समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिजली की कमी के कारण बिजली से चलने वाले नलकूपों द्वारा समय पर सिंचाई में बाधा उत्पन्न होती है। कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में, खासकर प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रों में कुआं खोदना अत्यंत कठिन कार्य है। नहर सिंचाई आपकी कैनल एरिगेशन क्या होता है? यह भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे प्रमुख साधन है। इसके द्वारा 24.54% भूभाग पर सिंचाई होती है। नहरों द्वारा सिंचाई उत्तरी भारत उत्तरी भारत में अधिक होती है, जबकि दक्षिणी भारत में कठोर चट्टान संरचना का विकास होने के कारण नहर निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होने से इसका विस्तार सीमित क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ही हो पाया है। ध्यानतव्य है कि उत्तर भारत में मुलायम जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होने के कारण नहरों का जल निर्मित अपेक्षाकृत अधिक आसान रहा है। यही कारण है कि सतलज और गंगा मैदानों क्षेत्रों में नहरों द्वारा व्यापक रूप से सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा देश की कुल संचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में भी नहरों से सिंचाई की जाती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे आपके मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर बिहार में। देश की प्रमुख नहरें, देश की नहरें कौन कौन सी हैं आपकी? पहले पंजाब राज्य में कौन कौन सी नहरें देख लीजिए। सरहिंद नहर, ये सतलज नहर का स्रोत आपका नहर सरहिंद नहर आपकी सतलज नदी से निकाली गई है। और ऊपरी बा बारी दो आब नहर आपकी रावी नदी की सहायक नदी है, और सॉरी नदी नहीं, नहर है आपकी। और नागल बांध नहर जो है सतलज नदी पे निकाली गई है। और ये बिस्त दोआब नहर जो है सतलज नदी, और भाखड़ा नहर जो है आपकी सतलज नदी से निकाली गई है। पूर्वी नहर आपकी रावी नदी की है। अब ये आपके हरियाणा राज्य की देख लीजिए नहरें। पश्चिमी यमुना नहर आपकी यमुना नदी से निकाली गई है, और गुड़गांव नहर आपकी ये भी यमुना नदी से निकाली गई है। अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की नहरें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड की कौन कौन सी नहर है? जैसे पूर्वी यमुना नहर आपकी यमुना नदी से निकली है। आगरा नहर आपकी यमुना नदी से निकली है। ऊपरी गंगा नहर आपकी गंगा नदी हरिद्वार के समीप से निकली है। और निचली गंगा नहर आपकी ये गंगा नदी नरौरा बुलंदशहर से निकली है। ऊपरी गंगा आपकी गंगा निकली दोनों गंगा से हैं। ऊपरी गंगा वाली आपकी जो है हरिद्वार के समीप से, और निचली गंगा आपकी नरौरा बुलंदशहर से। शारदा नहर आपकी शारदा नदी से, और बेतवा नहर आपकी ये बेतवा नदी झांसी के समीप परीक्षा परीक्षा नामक स्थान से निकली है। बेतवा नहर उत्तर प्रदेश की है। बिहार की प्रमुख नहरें देख लीजिए। पूर्वी सोन नहर आपकी सोन नदी से, पश्चिमी सोन नहर आपकी सोन नदी से, और त्रिवेणी नहर आपकी गंडक नदी से, और तिरहुत नहर तथा सारण नहर आपकी गंडक नदी से निकली गई नहर है। आपकी पश्चिम बंगाल की नहरें देख लीजिए। जैसे मिदनापुर नहर आपकी कांग कांगसबाती नदी से, और एडन नहर आपकी दामोदर नदी, तिलपाड़ा बांध की नहर आपकी मयूराक्षी नदी बीरभूम जिला से, और दुर्गापुर नहर आपकी दामोदर नदी दुर्गापुर से। राजस्थान की नहरें देख लीजिए। बीकानेर नहर गंग नहर है, ये सतलज नदी फिरोजपुर के समीप हुसैनवाला से। कालीसिल परियोजना कालीसिल नदी से। गंभीरी परियोजना गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ से। और का बांकली बांध आपका सुकरी नदी से। और पार्वती परियोजना पार्वती नदी से। घग्गर परियोजना आपकी घग्गर नदी से। इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरके बैराज से। आपके महाराष्ट्र की नदियां नहरें देख लीजिए। नहर आपकी गोदावरी नहर आपकी गोदावरी नदी बेसिन झील के समीप से। और मूठा नहर आपकी मूठा नदी खड़क बासला से। आपकी भंडार दरा बांध की नहरें आपकी प्रवरा नदी पश्चिमी घाट से। मूला परियोजना आपकी मूला नदी से। वीर परियोजना आपकी नीरा नदी से। तमिलनाडु की नदियां देख लीजिए। कावेरी डेल्टा नहर आपकी कोल्डेम नदी कावेरी नदी से। मैटूर बांध जो है आपका तमिलनाडु में है, और ये सहायक नदी है, सहायक है ना। आपके निचली भवानी नहर आपकी कावेरी नदी, और भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है। केरल की नहरें देख लीजिए। मालम पुझा बांध जो है आपका मालम पुझा नदी पलक्कड़ से पलक्कड़ जिला। और बया बलायर आपके यलासल नहरें आपकी कोरायर नदी से। और मंगलम परियोजना आपकी चेरुकुना पुझा नदी से। आपकी आंध्र प्रदेश की नहरें देख लीजिए।
गोदावरी डेल्टा आपका, गोदावरी डेल्टा नदी आपकी गौतमी, गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की शाखाएं। आपकी कृष्णा डेल्टा नहर आपकी ये कृष्णा नदी से, और नर्मदा कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें आपकी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और पोलवरम नामक स्थान से राम सागर आपकी तुंगभद्रा, गोदावरी नदी से ये भी है। और तुंगभद्रा आपकी तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा और पेन्नार परियोजना आपकी कृष्णा तथा पेन्नार नदी। नहर सिंचाई के लाभ क्या होते हैं? नहरों द्वारा पूरे वर्ष सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता बनी रहती है। नहरें नदियों द्वारा पर्वतों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी और अन्य पोषक तत्वों की वाहक होती हैं, जो इसे खेतों तक पहुंचाती हैं। नहरों द्वारा दूर तक सिंचाई के लिए भरपूर जल उपलब्ध कराया जा सकता है। नहरों द्वारा सिंचाई के साथ साथ कहीं कहीं पर जल विद्युत उत्पादन का भी कार्य किया जाता है। नहरों के रखरखाव पर कम खर्च पड़ता है, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद नहरें बिना किसी अतिरिक्त व्यय के निरंतर कार्य करती रहती हैं। नहर सिंचाई की समस्याएं। नहर का जल रिसकर जलाक्रांतता की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से संलग्न क्षेत्र में अति जल भराव के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। नहरों में रिसाव के कारण कई स्थानों पर दलदल की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे मलेरिया मच्छर के पनपने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इंदिरा गांधी नहर के आसपास इस समस्या को देखा गया है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ की है? राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। नहरों द्वारा अति सिंचाई के भूमि में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाने से भूमि ऊसर हो जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्र की नीरा नदी की घाटी में नमक की सतह जम जाने से लगभग हजारों हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी हो गई है। नहरों द्वारा सिंचाई केवल समतल मैदानी भागों में ही संभव है, और असमतल पथरीली भूमि पर नहर की सिंचाई एवं जल का बहाव कठिन होता है। नहरों के जल के साथ बुकसान देह और खरपतवारों के बीज भी खेतों में पहुंच जाते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रमुख नहर सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, और इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे लंबी नहर, लंबाई आपकी 649 किलोमीटर है। इसकी नींव 30 मार्च 1958 कुछ स्रोतों में 31 मार्च को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। यह राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। यह गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को संचित करती है। यह सतलज और ब्यास के संगम पर अवस्थित हरके बैराज से निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर। इस नहर का निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला, हरियाणा से निकाली गई है। और सिरहिंद नहर। यह नहर पंजाब के रोपड़ से सतलज नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर। इस नहर को हरिद्वार के ऊपरी गंगा नदी के से निकाला गया है। इस नहर का प्रवाह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होता है। इस नहर के जल से उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में भूमि संचित होती है। निचली गंगा नहर। यह नहर बुलंदशहर के नरौरा से गंगा नदी से निकलती है। यह
नहर कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर में मिल जाती है। इससे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, इटावा और कानपुर आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। शारदा नहर, इसे उत्तराखंड के नैनीताल बनवासा के निकट शारदा नदी से निकाला गया है। इस नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, और सुल्तानपुर, जौनपुर आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इसी नहर को खातिमा खातिमा शक्ति केंद्र की स्थापित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक जल संरक्षण, संरचना एवं सिंचाई की पद्धतियाँ। आपकी जैविक भौतिक क्षेत्र आपका ट्रांस हिमालय में संरचना आपके जिंक और व्याख्या की अगर बात करें, बर्फ से जल इकट्ठा करने का टैंक। और ये लद्दाख क्षेत्र, राज्य या स्टेट की बात करें, क्षेत्र की बात करें, आपका लद्दाख में है ट्रांस हिमालय। पश्चिमी हिमालय की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कुल क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाले आपके कुल कहलाते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है। और नौका क्या होती है, छोटे तालाब, ये चारों तरफ से छायादार पेड़ों से घिरे रहते हैं, जबकि पानी वाष्पीकृत न हो सके, यह उत्तराखंड में है। आपके आपके कोहल क्या होते हैं, प्राकृतिक बांध या कंदरा के पास एक अस्थायी भंडार क्षेत्र बनाया जाता है, जिसमें पानी को संग्रहित करके नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाती है। यह हिमाचल प्रदेश में है। और खत्री क्या होते हैं, पत्थरों को तराश कर बनाए गए टैंक, आपके ये हिमाचल प्रदेश में है खत्री। पूर्वी हिमालय देख लीजिए। और ये अपातानी अपातानी क्या होता है, सीढ़ी नुमा क्षेत्र जहाँ पानी के आने और निकलने के रास्ते होते हैं। इस तरह से पानी का प्रबंध लोअर सुबनसिरी के क्षेत्र में अपातानी जनजाति द्वारा चावल की खेती और मछली पालन के लिए किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी हिमालय आपके जाबू रन ऑफ बहते पानी का संग्रहण, यह नागालैंड के किकरूमा क्षेत्र में प्रचलित तकनीकी है, जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों से बहते जल को विभिन्न सीढ़ीनुमा ढलानों के माध्यम से तालाब बनाकर संग्रहित कर लिया जाता है। इस जल का प्रवाह पशुपालन व चावल की खेती में किया जाता है। जैसे नागालैंड, यहाँ पे जाबो नागालैंड में होता है। आपके बांस बूंद और सिंचाई, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल धाराओं से बेसिन की नालियों द्वारा पानी लाकर बूंद सिंचाई करना, ये मेघालय में। आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या होता है दोस्तों, डोंग क्या होते हैं, तालाब। इसका निर्माण बोडो जनजाति द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है असम में। आपके डूंग झम्पोस कम दूरी के सिंचाई माध्यम है, जो धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं। यह पद्धति जलपाईगुड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल। गंगा सिंधु मैदान, अहर या पाइन। अहर एक प्रकार के तालाब या हौज होते हैं, जिनके तीन ओर तटबंध बना होता है और चौथी तरफ भूमि का प्राकृतिक ढाल या प्रवणता होती है। पाइन कृत्रिम चैनल है, जिसके माध्यम से नदी के पानी का उपयोग कृषि क्षेत्रों में किया जाता है। यह दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल में होता है। दिग्गी क्या होती है, छोटे चौकोर या गोल जलाशय जिन्हें नदी के पानी से भरा जाता है, ये दिल्ली और आसपास का क्षेत्र। बबली क्या होता है, सीढ़ीदार कुएं, ये दिल्ली और आसपास का क्षेत्र में। और पश्चिमी भारत मरुस्थल क्षेत्र।
कुंडा या कुंडी क्या होता है? कुंडा कुंडी एक प्रकार के तस्तरी नुमा हौज या तालाब होते हैं जिसका ढलान केंद्र जहाँ पर कुआं होता है की ओर होते हैं, जिसमें वर्षा के जल का संग्रहण पानी हेतु किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान। कुइया बेरी क्या होती है? टैंकों के पास गहरे कुएं का निर्माण कर दिया जाता है ताकि टैंक से पानी रिस कर इसमें इकट्ठा होता है। इसमें वर्षा के पानी का संचयन भी किया जाता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान। झालर क्या होता है? टैंक इसका आकार आयताकार होता है जो कि सीढ़ी नुमा होता है। राजस्थान और गुजरात में झालर। टंका क्या होता है? जमीन के अंदर टैंक टंका कहलाता है। खादिन। खादिन की मुख्य विशेषता यह है कि निचले पहाड़ी ढलानों पर 100 से 300 मीटर लंबे तटबंध बनाए जाते हैं जिसमें वर्षा का पानी संचित कर लिया जाता है और जिसका उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। ये आपके जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में। और बिरदास क्या होता है? कम गहरे कुएं बिरदास कहलाते हैं। ये कच्छ गुजरात के कच्छ जिले में। ये दोस्तों आपके ये दोस्तों ये शब्द जो दे रखे हैं ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यूपीएससी परीक्षा जैसी परीक्षाओं में ये शब्द पूछे जाते हैं और आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा, इसके फिर अर्थ पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे मध्य उच्च भूमि जैसे तालाब या बंधित क्या होता है? जलाशय होता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना। बुंदेलखंड मेवाड़ पूर्वी राजस्थान। और साझा कुआं जैसे खुदे कुएं राजस्थान में। और जोहड़ क्या होता है? मिट्टी के चेक डैम जोहड़ कहलाते हैं अलवर में। और आपके नाड़ा या बांध पत्थर के चेक डैम मेवाड़ में। और पत पत क्या होते हैं? नदियों के बीच में डाइवर्जन बांध आपके झाबुआ मध्य प्रदेश में। और रापत क्या होते हैं? वर्षा जल संयंत्र टैंक जैसी संरचना राजस्थान। पूर्वी पूर्वी ऊंची जमीन आपकी मंड पानी के रास्ते में मिट्टी का बांध बनाना उड़ीसा। दक्कन का ट्रिप चेरबू वर्षा जल संग्रहण जलाशय आपके चित्तूर कुड़प्पा। और भंडार डैम चेक डैम या पानी का बहाव परिवर्तित हेतु नदी पर बांध बनाना उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र। और ये फड क्या होता है? चेक डैम नहरें ये उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र। और राम टैंक मॉडल भूगर्भीय जल स्रोत और सतही जल स्रोत का नेटवर्क जो भूमिगत व सतही नहरों द्वारा जुड़ा होता है। ये राम टैंक महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट देख लीजिए। ये सुरनगम। ये 36 कुएं। इन कुओं का पानी टनल के माध्यम से बाहर निकल कर एक गहरे गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। ये कासारकोड केरल में। और पूर्वी घाट आपके कोराम्बू आपके घाट घास एवं अन्य पौधा तथा कीट से बने तात्कालिक बांध आपके केरल में। सिंचाई की यह विधि ऊसर रेतीली मृदा विषम और उच्चावच वाले क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का उपयोग प्रायः सब्जियां उगाने में तथा अंगूर नींबू और अन्य फलों की खेती में किया जाता है। ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या होते हैं? ड्रिप सिंचाई में पेड़ पौधों के नियमित जरूरी मात्रा में पानी मिलता रहता है तथा पानी की बचत होती है। इस पद्धति में सिंचाई के कारण खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है तथा मृदा अपरदन में भी कमी आती है। इस विधि के द्वारा असमतल जमीन पर भी फसलों की आसानी से सिंचाई की जा सकती है। आवश्यक रासायनिक पदार्थों एवं उर्वरकों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है।
उर्वरक अंदर संवर्धन और श्रम का मूल्य कम हो जाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि देखी जा सकती है। ड्रिप सिंचाई की सीमाएं। ड्रिप सिंचाई हेतु उपयोग किए जा रहे ट्यूबों को सूर्य के प्रकाश के से हानि पहुंचती है, अतः वे जल्द खराब हो सकते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि में आरंभिक लागत अधिक होती है। फुब्बारा सिंचाई आपकी स्प्रिंकलर एरीगेशन, इसे बौछारी सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंचाई जल को पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है। इसमें दबाव पद्धति द्वारा फुब्बारों या वर्षा की बूंदों के समान जल सीधे फसल पर छिड़का जाता है। इस प्रकार छिड़काव द्वारा पानी खेतों के चारों तरफ फैलता है। फुब्बारा सिंचाई के लाभ। परंपरागत सिंचाई की तुलना में फुब्बारा सिंचाई से जल की बचत होती है। पानी के साथ घुलनशील उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशी दवाओं का उपयोग भी छिड़काव के साथ ही आसानी से किया जा सकता है। और पाला पड़ने से पहले बौछारी सिंचाई करने पर तापमान बढ़ जाने से फसल को पाले से नुकसान नहीं होता और सिंचाई के लिए नाली मेड़ बनाई तथा उनके रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे भूमि की बचत होती है। फुब्बारा सिंचाई की विधियाँ सीमाएं। जैसे तेज हवा में सिंचाई करने पर पानी का वितरण असमान हो जाता है। पानी साफ होना चाहिए, इसमें रेत कूड़ा आदि नहीं होना चाहिए, अन्यथा कूड़ा फुब्बारा वाले पाइपों में फंस जाता है। सतही सिंचाई क्या होती है? सरफेस एरीगेशन क्या होता है? भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सतही सिंचाई होती है। इसमें प्रमुख नहरों और नलकूपों, तालाबों, कुआं और खेतों में जल का वितरण किया जाना तथा एक किनारे से खेत में जल को फैलाया जाना। सतही जल के लाभ क्या होते हैं? फसलों का पैदावार में बढ़ोतरी और उर्वरक उपयोग की दक्षता में वृद्धि। सतही सिंचाई की समस्याएं। इस प्रणाली में खेत के उपयुक्त रूप से तैयार न होने पर जल का अत्यधिक नुकसान होता है एवं अधिकतर जल का जमीन में रिसकर और बाष्पीकरण द्वारा नुकसान हो जाता है। मृदा लवणीकरण की समस्या बढ़ती है। रेन गन टेक्नोलॉजी। इस तकनीक के द्वारा 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इनके माध्यम से आधे से भी कम समय एवं पानी से खेत की सिंचाई संभव है। और फर्टिगेशन क्या होता है? इस विधि के द्वारा जल के साथ उर्वरकों की भी मिलाकर सिंचाई क्रिया संपन्न की जाती है। इस सिंचाई के आधुनिक खोज इजराइल से हुई। इस विधि से सिंचाई होने से जल व उर्वरकों दोनों का इष्टतम उपयोग होता है। इसमें वैसे उर्वरकों को उपयोग में लाया जाता है जो पूर्णतः घुलनशील तथा जल में अभिक्रिया विहीन होते हैं। जैसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम केंद्र द्वारा
प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में लगभग 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंचाई साधनों की दक्षतापूर्ण उपयोग करना और संचित भूमि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना। इसके अंतर्गत खेतों में नालियों तथा अतिरिक्त पानी के निकास के लिए नाले बनाने का काम, भूमि के उचित आकार के भूखंडों में विभाजित खेतों के लिए सड़क बनाना और चकबंदी की व्यवस्था करना, जोतों की सीमा का पुनर्निर्धारण, बारी बारी पानी देने की बाड़ाबंदी प्रणाली लागू करना और मीडिया और गोदामों का निर्माण और कृषि संबंधित कार्य के लिए भूमिगत जल के विकास के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सन 2004 में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के पुनर्गठित करके इसका नाम कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम CADWM कर दिया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आपके बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना का मकसद सिंचाई का प्रबंधन, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, नौकायन, मत्स्य पालन और वन्यजीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, पर्यटन आदि होता है। भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियां बराक और कोनार और बोकारो पर बांध बनाया गया है। यह संयुक्त राज्य परियोजना की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का मुख्य विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में है। प्रमुख बांध तलैया, मैथान और कोनार और पंचेत हिल आदि। प्रमुख तापगृह बोकारो तापगृह, दुर्गापुर तापगृह और चंद्रपुरा तापगृह आदि। पोलावरम सिंचाई परियोजना 26 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई योजना के लिए पहली किस्त राशि को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की जा रही है और दिसंबर 2021 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। इस परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी और 960 MW मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। यह परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मध्य विवादित है। कौन सी परियोजना? पोलावरम सिंचाई परियोजना। अगली आपकी परियोजना है महाकड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह निर्मित बांध विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। इस परियोजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होता है। इस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। आपकी हीराकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध हिमाचल प्रदेश
मतलब हीराकुंड बांध जो है मानव निर्मित बांध है। टेहरी बांध अगली योजना है हमारी टेहरी बांध। इस बांध का निर्माण भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर किया गया है। इस बांध का निर्माण भूकंप के क्षेत्र के जोन 5 में किया गया है, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में आपके नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया। कहाँ पे? नर्मदा घाटी पर। यह सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक दुष्प्रभावित प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश तथा सर्वाधिक लाभान्वित राज्य आपका गुजरात है। कौन सी परियोजना से? नर्मदा से। सरदार सरोवर सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा घाटी परियोजना। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिए दोस्तों। परियोजना का नाम नदी और लाभान्वित राज्य। भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर बनी हुई है। ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आपकी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी पर बनी है, पश्चिम बंगाल झारखंड की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये उड़ीसा में है। और सबरीगिरी परियोजना आपकी कक्की पंबा पंबा केरल में है। नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना। और इडुक्की पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल। इडुक्की इडुक्की पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल। और पवना परियोजना ये पवना नदी महाराष्ट्र। और थानप्पा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। और सुईल नदी परियोजना सुईल नदी हिमाचल प्रदेश। और बाण सागर परियोजना सोन नदी बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। रामगंगा परियोजना रामगंगा उत्तराखंड। और सरदार सरोवर परियोजना सतलज नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और गुजरात। तलैया परियोजना जो है आपकी बराक नदी झारखंड। और निम्मो निम्मो बजामो बाजमो परियोजना आपकी सिंधु लद्दाख। उरी परियोजना जो है आपकी झेलम नदी जम्मू कश्मीर। और चुटकी परियोजना आपकी चुरू नदी आपकी कारगिल जम्मू कश्मीर। और बगलिहार परियोजना आपकी चिनाव जम्मू कश्मीर में। और आपकी तुलबुल परियोजना जो है आपकी झेलम नदी जम्मू कश्मीर। और अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र। चंबल परियोजना आपकी जो है चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। और किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर। और केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा नदी आपकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। गंडक परियोजना आपकी गंडक नदी उत्तर प्रदेश बिहार में है। और गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी मध्य प्रदेश। और किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली और राजस्थान उत्तर प्रदेश में। और टेहरी बांध आपकी भागीरथी और भीलांगना ये उत्तराखंड की परियोजना है। और श्री सैलम परियोजना आपकी कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। और यहाँ पे मैट्टूर परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक गोवा और तमिलनाडु की परियोजना है। और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी कर्नाटक। और हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी महाराष्ट्र। और काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। और रणजीत सागर बांध थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब।
पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर और संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र और माता टीला बांध आपकी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और रानी लक्ष्मी बांध आपकी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना पेनार तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटक और घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी कर्नाटक, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है और साबरमती परियोजना साबरमती गुजरात में और तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना। और कालपोंग परियोजना जो आपकी कालपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और ऊपरी पेनगंगा परियोजना पेनगंगा महाराष्ट्र में है। ये अपने इंडिया का मैप है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं। ये थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिए इंडिया का मैप ही देख लीजिए। अगला है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन, आपका नेशनल वाटर ग्रिड मिशन। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मोहन लोहिया द्वारा दी गई थी। सन 1972 ईस्वी में के.एल. राव ने इसको आगे बढ़ाते हुए गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना दी, जिसमें 17 हिमालयी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों के जोड़ने की योजना थी। इस योजना के क्रियान्वयन में ढाल प्रवण था और अत्यंत खर्च को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात पर बल दिया कि सूखे और बाढ़ की समस्या से दूर रहने के लिए भारत की प्रमुख नदियों के आसपास में जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा की गई, क्योंकि भारत में ढाल की दिशा पश्चिम से पूर्व अतः पश्चिमी क्षेत्रों में सूखा और पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समस्या की निजात पाने हेतु राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना को लाया गया। इस मिशन के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर एक बृहद राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जाना है, जिसे ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक का निर्माण, चंबल से विभिन्न नहरों का निर्माण कर राजस्थान को जल की आपूर्ति करना, सोन नर्मदा और गोदावरी कृष्णा ताप्ती और पेनारू नदी बेसिनों के माध्यम से गंगा और बेसिन की कावेरी बेसिन जोड़ने आदि का लक्ष्य रखा गया। इस मिशन के माध्यम से न केवल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि बाढ़ और सूखा जैसी समस्याओं से भी निजात पाने में आसानी होगी। ये हिमालयी नदियाँ दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। दोस्तों टाइम ओवर होने जा रहा है, इसी वजह से हम ये वीडियो आगे बढ़ा दे रहे हैं। आप यहाँ पे पॉज करके इसे देख लीजिएगा। हम आपको आगे दिखा दे रहे हैं कौन कौन सी हेडिंगें हैं। ये अफगान भारत मैत्री बांध, पूर्व नाम सलमा बांध परियोजना है, इसको पढ़ लीजिए आप। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, आप इसे पढ़ लीजिए। आपके इधर ये जल शक्ति अभियान पढ़ लीजिए आप वीडियो पॉज करके। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद पढ़ लीजिए, ये वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। ये इंडिया का मैप है। संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, ये आपके संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ देख लीजिए। हाँ, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 आया था, इसे पढ़ लीजिए आप। वीडियो पॉज कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, इसे देख लीजिए।
जल संकट और जल प्रबंधन क्या होता है इसे देख लीजिए। यहाँ पे जल को शुद्ध करने के प्रमुख उपाय और विधियाँ क्या होती हैं इसे देख लीजिए आप। यहाँ पेयजल और विषैले तत्व क्या है, और पेयजल के मानक क्या है। यहाँ पे क्लोरीनेशन क्या होता है, हैलोजन टैबलेट क्या होती है, इसे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 ये क्या है, इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये आपके प्रश्नोत्तरी हैं दोस्तों। इन प्रश्नोत्तरी को भी देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार का है, दूसरा इस प्रकार का है आपका, और ये तीसरा इस प्रकार का है। ये आईएएस 2018 में पूछा गया, ये आईएएस 2019 में पूछा गया है। ये आपका पांचवा प्रश्न आईएएस 2017 में पूछा गया है सवाल। यहाँ से ये आपकी भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। उन परीक्षाओं का स्तर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए, और ये आपकी मेंस परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं इस प्रकार के, आप देख सकते हैं वीडियो रोक के। तो चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।